हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी छात्र बढ़िया होंगे। बच्चों, ये है आपका पार्ट 2 हमारा इस सेशन का, और जिसका नाम है 12th एग्रीकल्चर क्लासेस फसल उत्पादन उद्यान शास्त्र वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हमने पहले जो वीडियो डाला था उसमें आपको याद होगा, हमने चैप्टर 1 और 2 के जल निकास और पादप पोषण यानी दोनों चैप्टर के ओटी आपको कंप्लीट करा दिए थे। आगे हम बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 और 4 और 5, तीनों चैप्टर आज हम कराएंगे। ये बोर्ड परीक्षा 2023-24 के देखा जाए हिसाब से तो आधारित बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहेंगे आपके, और आप इनको ज़रूर करिए। अच्छी प्रकार से आप लोग इनको समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप की तैयारी बिल्कुल नहीं है, आपकी पढ़ाई अभी तक नहीं हो पाई है, तो सबसे बेहतरीन आपके पास मौका है कि आप लोग हमारे आईएमपी क्वेश्चन 2023-24 के हमारे एप्लीकेशन एग्रोटेक स्टडी से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। एग्रोटेक स्टडी जो एप्लीकेशन है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके अपना जो आईएमपी क्वेश्चन है तीनों सब्जेक्ट के वो आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन भी हैं, आंसर हैं, साथ में ओटी भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना? चलिए, और बच्चों पूरा कोर्स यदि आप लोग पढ़ना चाहते हैं, अभी भी समय है आपके पास। अगर कोई बच्चा अच्छी मेहनत करने वाला स्टूडेंट है तो वह कोर्स भी हमारे चैनल से ले सकता है। ठीक है, संपूर्ण कोर्स हमने वहाँ पे कराया है। कई छात्रों ने वहाँ से पढ़ाई की है और कर रहे हैं अभी। ठीक है ना? उनका चल रहा है बढ़िया। वहाँ पे नोट्स भी हैं उनके, और कंप्लीट वीडियोज भी हमने वहाँ पर आपकी डाल रखी हैं। ठीक है, चलिए। तो अब बच्चों ज़्यादा समय तो नहीं ख़राब करेंगे, वैसे आपको सब जानकारी तो होगी, आप तैयारी में लगे होंगे और समय आपके पास कमी है, मेहनत करते रहिएगा। ठीक है ना? चलिए, इस वीडियो की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 के ये आपके ओटी हैं। देखिए आप लोग, चैप्टर नंबर 3 का नाम है खाद। आप लोग जानते हैं मैन्योर। सबसे पहले हम बात करते हैं मिट्टी में जीवांश पदार्थ। मिट्टी में जीवांश पदार्थ की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 5%। ठीक है, आगे है हम बात करें केंचुआ की खाद 90 से 100 दिन में बन के तैयार होती है। याद रखें, केंचुआ की जो खाद है वो बन के कितने दिन में आपकी तैयार हो जाती है? याद रखना, आपकी 90 से 100 दिन में बन के तैयार हो जाती है। नेक्स्ट है वर्षा ऋतु में कंपोस्ट खाद गड्ढों में नहीं बनाई जाती, क्योंकि गड्ढों में आपकी पानी भरने की समस्या रहती है, पानी भर जाएगा, इस वजह से उनको गड्ढों में हम लोग नहीं बना सकते हैं वर्षा ऋतु में। याद रखें, केंचुआ के सूखे पाउडर में प्रोटीन की मात्रा लगभग 60 से 65% होती है। आपका केंचुआ सूखा करके उसका पाउडर बनता है, उसमें 60 से 65% लगभग प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है कंपोस्ट खाद बनाने की इंदौर विधि मध्य प्रदेश में विकसित की गई थी। सब जानते हैं कि इंदौर मध्य प्रदेश का एक ज़िला है जहाँ पर इस विधि को बनाया गया था, खाद बनाने की इंदौर विधि। ठीक है, बेंगलोर विधि भी है, इंदौर विधि है, एडिको विधि है, 2-3 विधियाँ हैं, आपने पढ़ी होंगी थ्योरी में, आपको याद होगा। खाद शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई? तो याद रखें, खाद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, और जिस शब्द का मतलब खाद्य से हुई है। या तो खाद्य एक शब्द है, खाद मतलब फूड होता है, लेकिन खाद यानी होता है आपका मैन्योर, जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है। हरी खाद की फसल गहरी जड़ वाली होना चाहिए। हरी खाद जानते हैं सब लोग कि कोई भी दलहनी फसल को खेत में उगा करके और उसे खेत में जोत देते हैं, और ये कह रहे हैं कि हरी खाद की फसल गहरी जड़ वाली होना चाहिए। गहरी जड़ वाली होगी जिससे आपको पता है कि जड़ आपका ऑर्गेनिक मैटर कार्बनिक पदार्थ का काम करेगी, इसलिए गहरी जड़ वाली होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है भूमि में खाद का प्रयोग करने से भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। भूमि में खाद का यदि प्रयोग करते हैं तो भूमि में कौन सी जल धारण क्षमता बढ़ जाती है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब मिट्टी आपकी बहुत समय तक गीली बनी रहती है। नेक्स्ट है वर्मी कंपोस्ट केंचुआ की खाद को कहा जाता है। सब जानते हैं वर्मी कंपोस्ट मतलब केंचुआ की खाद। गोबर की खाद एक पूर्ण खाद है। देखिए, पूर्ण खाद का मतलब वो होता है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। जिस खाद में सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाएं उसे पूर्ण खाद या कंप्लीट मैन्योर कहते हैं। नाडेप कंपोस्ट विधि महाराष्ट्र के एक साधारण किसान ने विकसित की थी। याद रखना, नाडेप कंपोस्ट विधि।
इसमें आपका एक वैज्ञानिक थे नाडेप काका, इन्होंने महाराष्ट्र के रहने वाले थे और उन्होंने इस विधि का आविष्कार किया था। इन्होंने इस विधि से खाद बना के तैयार की थी। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए गड्ढे की गहराई 0.5 मीटर मतलब लगभग आधा मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? आधा मीटर। ज़्यादा गहरा गड्ढा नहीं होना चाहिए, 1 मीटर से गहरा तो कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गहरा गड्ढा खोदने पर जो खाद हम गोबर की बनाते हैं वो सड़ती नहीं है, अच्छी प्रकार से उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता, अपघटन नहीं होता है। ध्यान रखें, इसलिए ज़्यादा गहरा गड्ढा नहीं हो। खाद द्वारा तैयार भूमि की भौतिक दशा में क्या हो जाता है? सुधार होता है। याद रखना है, खाद द्वारा अगर खाद का प्रयोग हम लोग अपने खेत में करते हैं तो उसकी जो फिजिकल कंडीशन होती है ना, उसमें काफ़ी सुधार होता है। बहुत अच्छा पॉइंट है, याद रखें। नेक्स्ट है आपका यूरिया को छोड़कर सभी उर्वरक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। देखो, यूरिया एक ऐसा उर्वरक है, बाकी सब खाद है। यूरिया आपका एक उर्वरक है और बाकी जितने भी उर्वरक है ना, सभी आपके अकार्बनिक होते हैं। यूरिया सिर्फ कार्बनिक होता है। कारण क्या है कि यूरिया को मनुष्य के मूत्र से भी प्राप्त कर लिया गया है, और मनुष्य एक जीव होता है, जो चीज़ जीव से प्राप्त होती है वो हमेशा कार्बनिक कहलाती है। क्या कहलाती है? कार्बनिक। तो मनुष्य के मूत्र में यूरिया पाया जाता है। इस प्रकार से यूरिया एक कार्बनिक है, और चाहे DAP हो, बाकी सब चीज़ें आपकी क्या है? बाकी सब आपका अकार्बनिक है। ध्यान रखें आप लोग। 15वां पॉइंट है FYM का पूरा नाम सब जानते हैं। FYM का पूरा नाम है फार्म यार्ड मैन्योर। क्या है? फार्म यार्ड मैन्योर। आगे बात करें, नेक्स्ट पॉइंट 16वां आपका, हरी खाद बनाने के लिए सनई सर्वोत्तम फसल है। याद रखना, सनई, जिसको सनहेम्प के नाम से जानते हैं जनरली, ये जो फसल है दलहनी फसल है। दलहनी बोले हम लोग लेग्यूम्स क्रॉप से, और सनई से आपके रस्सियाँ मतलब फाइबर क्रॉप्स भी हम इसको कहते हैं। खाद देने की सबसे सरल विधि कौन सी है? तो छिड़कवा विधि। छिड़कवा विधि से हम लोग खेत में क्या देते हैं? खाद देते हैं। पोषक तत्वों को दृष्टि से सर्वोत्तम खाद कौन सी होती है? मुर्गियों की खाद में सबसे ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो पोषक तत्व की दृष्टि से यदि हम लोग देखें तो सर्वोत्तम खाद जो होती है वो मुर्गी की खाद होती है। मुर्गी खाद मतलब मुर्गी की जो बीट प्राप्त होती है वो खाद सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास उचित मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि हमारी भूमि के लिए बहुत अच्छे होते हैं। 19वां पॉइंट है, कंपोस्ट बनाने की एडिको विधि इंग्लैंड में विकसित की गई थी। जी हाँ बच्चों, याद रखें, कंपोस्ट खाद बनाने की एक विधि है जिसका नाम है एडिको विधि, और ये आपकी कहाँ पर विकसित हुई थी? इंग्लैंड में। कहाँ पर? इंग्लैंड में इसको विकसित किया गया था। तो ये खाद के लगभग 19 आपके पॉइंट थे, सभी आपको क्लियर कर दिए हैं। अब बढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है उर्वरक। उर्वरक के ओटी देख लीजिए। भूमि की उर्वरता को सबसे अधिक मृदा कणाकार प्रभावित करता है। कण का मतलब कणाकार मतलब टेक्सचर, सॉइल की टेक्सचर। मिट्टी में कण पाए जाते हैं, आपने देखा होगा, बालू जिसको हम सैंड बोलते हैं, किले, है ना, पता होगा मृतिका बोलते हैं हिंदी में। तो ये जो आप कहोगे सर आपने तो सुना ही नहीं ये शब्द बेटा सब 11th क्लास के, 11th एग्रीकल्चर आपने उठा के कभी देखी नहीं तो आपको पल्ले नहीं पड़ रहा होगा। ये समस्या है, ठीक है ना। तो सॉइल में जो कण पाए जाते हैं ना, पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा आपकी सॉइल की संरचना, सॉइल स्ट्रक्चर को, भूमि की उर्वरता को, किसको? भूमि की फर्टिलिटी जो होती है उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है मृदा कणाकार, ठीक है ना। ये मृदा का गुण होता है। रॉक फास्फेट सबसे अधिक अम्लीय मृदा में प्रभावशाली है। ध्यान रखें, रॉक फास्फेट एक फर्टिलाइजर आता है और ये फास्फोरस युक्त उर्वरक है। इसका उपयोग अम्लीय मृदा कौन सी होती है भाई? मृदा जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय मृदा होती है, तो उसमें रॉक फास्फेट सबसे अच्छा काम करता है। तीसरा पॉइंट है पोटेशियम क्लोराइड। जी हाँ, पोटेशियम क्लोराइड का दूसरा नाम है म्यूरेट ऑफ पोटास। अब जानते हैं इसको KCl कहते हैं, KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड। इसको म्यूरेट ऑफ पोटास के नाम से भी जाना जाता है। और एक बात और क्लियर कर दूं, इसमें 60% पोटास पाया जाता है। कितना प्रतिशत? 60% पोटास इसमें पाया जाता है। यूरिया में 40% नाइट्रोजन, सबको रटा होगा ये तो। DAP यानी डाई अमोनियम फास्फेट एक जटिल उर्वरक है। जटिल उर्वरक का मतलब होता है इसमें नाइट्रोजन भी है और इसमें फास्फोरस भी है, आपको पता होगा। देखिए आप, नेक्स्ट पॉइंट वही है कि DAP जो है इसमें 18% नाइट्रोजन और 40% फास्फोरस होती है, इसलिए जटिल है। याद रखें, इसलिए जटिल का मतलब दो चीज़ें हैं उसमें, इसलिए जटिल है।
नेक्स्ट 7वां पॉइंट, खड़ी फसल में उर्वरक देना क्या कहलाता है? तो खड़ी फसल में उर्वरक देना टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? टॉप ड्रेसिंग कहलाता है। और एक बात और साथ में बताऊंगा आप लोग को, कोई पानी देते हैं हम, जैसे खेत में सिंचाई करते हैं, तो सिंचाई करते समय यदि हम फर्टिलाइजर दे दें तो उसको हम लोग फर्टिगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको फर्टिगेशन कहा जाता है। 8वां पॉइंट देख लीजिए, राइजोबियम, एजोला, एजोट्रोबैक्टर, ये सभी जैविक उर्वरक हैं। कैसे उर्वरक हैं ये? ध्यान रखें, राइजोबियम, एजोला, एजोट्रोबैक्टर, ये सभी कैसे हैं? बायो फर्टिलाइजर हैं। 9वां पॉइंट है, हड्डियों के चूर्ण में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। जी हाँ, हड्डियां जो होती हैं, पशुओं की हड्डी, मान लो किसी का, इनका पाउडर बना लिया था जनरली, और इसका उपयोग हम लोग खेतों में कर सकते हैं क्योंकि उनमें कैल्शियम एवं फास्फोरस की मात्रा उचित पाई जाती है। और कैल्शियम फास्फोरस आपको पता है कि पोषक तत्व होते हैं जो कि फसलों के लिए अति आवश्यक होते हैं। 10वां पॉइंट है, पौधों की जड़ों एवं कवक का साथ या सहचर क्या कहलाता है? माइक्रोराइजा कहलाता है। कवक और जड़, जड़ पर यदि कवक है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइकोराइजा। या हम लोग कह सकते हैं कवक का जड़ के साथ जीवन यापन करना माइकोराइजा कहलाता है। एजोला एक जलीय फर्न है, ध्यान रखना। वैसे हमने यहाँ पे पढ़ा है एजोला एक बायो फर्टिलाइजर है, जैविक उर्वरक है, लेकिन एजोला एक कैसा फर्न है? जलीय, जल में होता है, पानी में होता है जनरली। और फर्न ये कोई पौधा नहीं है, इसकी सिर्फ पत्तियां होती है, ध्यान रखना। एजोला आपने देखा होगा। और इसका प्रयोग जनरली धान के खेत में किया जाता है, जो कि धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? आप लोग अच्छी प्रकार से जानते होंगे कि ये वायुमंडल से क्या करता है? नाइट्रोजन नीचे एकत्रित करता है। 12वां पॉइंट है, राइजोबियम दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। आपने सबको पता होगा कि राइजोबियम एक जीवाणु होता है जो कि दाल वाली फसलों की जड़ों में पाया जाता है, और यह भी वायुमंडल से नाइट्रोजन का क्या करता है? स्थिरीकरण या एकत्रित करता है। राइजोबियम सिर्फ और सिर्फ दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, यानी इसको कैन बोलते हैं। कैन को किसान खाद के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन यानी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किस नाम से जाना जाता है? किसान खाद के नाम से जाना जाता है। 14वां पॉइंट है, एजोला का उपयोग धान की फसल में करते हैं। जी हाँ, अभी बता रहा था मैं आपको कि एजोला का उपयोग मोस्टली कौन क्रॉप में किया जाता है? तो धान की फसल में किया जाता है। 15वां है, पीएसबी का पूरा नाम। तो पीएसबी का पूरा नाम है फास्फोरस सोलुबल बैक्टीरिया। क्या है? फास्फोरस सोलुबल बैक्टीरिया। बात करें 16वें पॉइंट की बच्चों, 16वां पॉइंट है आपका, अमोनियम सल्फेट एक अम्लीय उर्वरक है। अमोनियम सल्फेट कैसा है? अम्लीय उर्वरक, मतलब इसका प्रयोग खेत में करने से क्या होगा? अपनी मिट्टी का पीएच मान थोड़ा सा कम हो जाता है। 17वां पॉइंट है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम बीजीए के नाम से जानते हैं, इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। तो ये चैप्टर नंबर आपके 4 के उर्वरक के ओटी थे, वो आपको कंप्लीट करा दी हैं। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट आपका देख लीजिए चैप्टर नंबर 5। ये तो आप लोगों को पहले पढ़ रखा होगा आपने इसमें, तो क्योंकि पहले ओटी पूछे जा रहे थे। आपको पता है 2023 में जो आपका पेपर हुआ था उसमें ये पूछे गए हैं, तो ये तो आपको याद भी होंगे, नहीं होंगे तो एक बार देख लीजिए, काफ़ी ओटी होंगे इसमें। मकोई का कुल क्या है? तो मकोई का कुल है सोलेनेसी। मकोई का कुल क्या है? सोलेनेसी। दूब घास ग्रेमनी कुल का खरपतवार है। याद रखना, दूब घास, दूब घास मतलब जिसकी पत्तियां सक्री होती हैं, सक्री जानते हैं आप लोग। तो नैरो लीफ जितने भी आपके खरपतवार हैं आपके, उनका जो कुल है वो है ग्रेमनी। क्या है? ग्रेमनी। संसार में खोजा गया पहला शाकनाशी कौन सा था? तो वो था 2,4-D। सन 1944 में इस खरपतवार नाशी या शाकनाशी दवा की सबसे पहले खोज हुई थी। इससे पहले कोई दवाई नहीं बनी थी, चारा मारने की दवाई सिर्फ एक ही थी, 2,4-D। याद रखें, 1944 में खोज की गई थी, और आज भी ये आपका प्रयोग किया जाता है। आपको पता होगा कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए इस 2,4-D का प्रयोग हम लोग गेहूं की फसल में करते हैं। किस में करते हैं? गेहूं की फसल में किया जाता है। जनरली धान में भी इसका प्रयोग हम लोग कर देते हैं। समा धान की फसल का प्रमुख खरपतवार है, जिसका नाम है शमा। सबने देखा होगा, जनरली ये धान की फसल का प्रमुख खरपतवार होता है। 5वां है, बथुआ एवं चौलाई लाभदायक खरपतवार है। देखो, बथुआ और चौलाई से जनरली गाँव पे अगर गाँव के रहने वाले हो तो इससे सब्जी बन जाती है, तो सब्जी बना लेते हैं बहुत सारे लोग। इसको बोलते हैं भाजी। क्या बोलते हैं? भाजी। तो इसलिए ये कह सकते हैं लाभदायक खरपतवार है। जो हमारी चीज़ काम आ जाती है तो उसको तो हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका लाभकारी होता है। 6वां पॉइंट है बेटा, सत्यानाशी सरसों का प्रमुख खरपतवार है। देखो, सत्यानाशी को गाँव में आपको मैं समझाता हूँ, आप लोग नहीं जानते होंगे। सत्यानाशी बेटा गाँव में बोलते हैं
बहुत सारे अपनी अपनी लैंग्वेज में अलग अलग बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बोला जाता है उसको कटेरी। क्या बोलते हैं? कटेरी। कंटालिया बोलते हैं बहुत सारे लोग। आपने देखा होगा, होता है कांटे होते रहते हैं उसमें, और ऊपर एक उसमें वो बनता है जिसमें जैसे बीज जो होते हैं ना, वो आपके कैसे होते हैं? सरसों के बीजों जैसे होते हैं। कैसे बीज होते हैं? सरसों के दाने जैसे होते हैं। और ये सरसों के दानों में मिल जाते हैं ना सत्यानाशी के बीज, किस में मिल जाते हैं? सरसों के बीजों के साथ। तो क्या होता है, एक जैसे बीज होते हैं तो अलग तो इनको कर नहीं सकते हम लोग, है ना, और मिल ही जाते हैं जनरली, तो अलग नहीं कर सकते। तो साथ में जब तेल निकालते हैं सरसों का, तो तेल के साथ उसका भी तेल निकल जाता है, और वो तेल का उपयोग हम खाने के रूप में करें, सर में लगाने के रूप में करते हैं सरसों के तेल का प्रयोग, है नहीं, तो गंजापन हो जाता है, मतलब बाल झड़ते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें ये सत्यानाशी के बारे में। तो ये सरसों का प्रमुख खरपतवार है। गेहूं का मामा सबने देखा होगा, इसका बहुत सारे नाम है। इसका वानस्पतिक नाम है फिलेरिस माइनर। गेहूं के मामा का बहुत सारे नाम है, आप लोग जानते होंगे गेहूं के मामा को। गेहूं के मामा को क्या क्या बोलते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते आप लोग? गेहूं के मामा को बंदरा बंदरी, नकलची, है ना, फिलेरिस माइनर, गेहूं का मामा, बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है। बथुआ, बथुआ का वनस्पतिक नाम है चीनोपोडियम एल्बम, और कुल है चीनोपोडेसी। याद रखें इसके बारे में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपका है नवा पॉइंट 2,4-D। 2,4-D एक वर्णात्मक संपर्क शाकनाशी है। देखो, वर्णात्मक का मतलब होता है आपका, वर्णात्मक मतलब आपके सिस्टमेटिक है, संपर्क मतलब संपर्क में आना जरूरी है। अपन 2,4-D का छिड़काव करते हैं खेत में खरपतवारों को या चारा को नष्ट करने के लिए, तो उसके टच में आना जरूरी है, तभी जाके वो खरपतवार नष्ट होगा। गेहूं के मामा को गुल्ली डंडा, बंदरा बंदरी भी कहते हैं, मैं आपको बता चुका हूं अभी। 2,4-D का पूरा नाम क्या है बच्चों? डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड। डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड 2,4-D का पूरा नाम है। 12वां पॉइंट है विष खपरा। विष खपरा का वनस्पतिक नाम है बोहरविया डिफ्यूजा। क्या है? बोहरविया डिफ्यूजा। गेहूं के खेत में चना का पौधा उगना संबंधित खरपतवार कहलाता है। जी हाँ बच्चों, गेहूं का खेत है, अपन देखते हैं कि गेहूं में अगर थोड़ा बहुत चना कहीं पे हो गया है तो वो खरपतवार कहलाएगा। और खरपतवार है तो कौन सा खरपतवार है? वो है संबंधित खरपतवार, रिलेटिव वीड इसको इंग्लिश में बोला जाता है। 14वां पॉइंट है सिमाजीन एक खरपतवार नाशी है। सिमाजीन एक दवा है, इसका उपयोग मोस्टली मक्का के खरपतवार को नष्ट करने के लिए करते हैं, और एक खरपतवार नाशी दवा है, चारे को नष्ट करती है। गाजर घास का वनस्पतिक नाम है पार्थेनियम स्पीसीज। गाजर घास सब लोग जानते होंगे, एक बहुत खतरनाक खरपतवार है। आपके गांव में भी बहुत ज़्यादा उग रहा होगा, फसलों में भी उग आता है, मेड़ों पे तो उगता ही रहता है। गांव के आसपास, घर के आसपास यही खरपतवार दिखता हो, देखा होगा गांव में आपने। गाजर घास सबने देखा होगा जनरली, पर कैसा होता है ये सोच रहे होंगे आप लोग। तो गाजर घास जनरली मैं आपको बता देता हूँ, ये छोटी, जैसे गोभी का फूल देखा ना, बिल्कुल छोटे छोटे इसमें फूल लगते हैं, बिल्कुल बिल्कुल छोटे छोटे, और ये बहुत कड़वा होता है जनरली। अगर आप लोग ले जाओ, और इससे कभी कभी हाथ पैरों से लग जाता है, तो एलर्जी भी इससे बहुत सारे लोगों को हो जाती है, ठीक है ना। पशु इसको खाता नहीं है जनरली, और इतना खतरनाक है कि ये एक बार अगर खेत में हो गया तो नष्ट भी नहीं होता है। इसको नष्ट करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। दोपहर के समय धूप जब निकल रही हो, तब आप 1 किलो नमक जो है पानी में घोलकर उसके ऊपर छिड़काव कर दें, तो ये आपका मुरझा जाता है, ख़त्म हो जाता है। सत्यानाशी का कुल क्या है? सत्यानाशी कुल पेपेबरेसी है, याद रखें, पूछा गया प्रश्न है। वे खरपतवार जिनके उगने से सदैव हानि होती है क्या कहलाएंगे? वास्तविक खरपतवार। बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए, चैप्टर नंबर 6 कल पढ़ेंगे, बाकी इतना ही। चैप्टर नंबर 5 तक मैं आपको क्लियर कर दिया है बच्चों। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया लगा होगा, और सभी ओटी समझ में आए होंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जो दोस्त हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो दोस्त हैं उन तक पहुँचाइए वीडियो, और उनको हमारे एप्लीकेशन के बारे में बताइए, हमारे चैनल के बारे में उनको ज़रूर बताएं। क्यों? कारण ये हम चाहते हैं सबका भला हो, और आप लोग भी यदि सबका भला करेंगे तो ऊपर वाला आपका भला करता है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं जो बच्चे बड़ी बड़ी कोचिंग में 8-8, 10-10 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं, तब भी अपनी परसेंट नहीं बना पाते, बेचारे फेल हो जाते हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे यूट्यूब चैनल पर आइए, हमारे एप्लीकेशन से जुड़िए, और बहुत कम ना बराबर फीस के आप लोग यहाँ पर चुका कर, और आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और एक मैं आपको सूचना देना चाहूँगा, आपको पता है कि 25,000 रुपये 75% पर मिल रहे हैं। जी हाँ, अब की बार सरकार भी वही है, बीजेपी की सरकार है, 75% पर ही लैपटॉप मिलेगा। लैपटॉप योजना जो होती है ना, लैपटॉप कब मिलता है? अब तो सीधा 25,000 अकाउंट में आते हैं, तो भैया 75% पर मिल जाएगा। तो भैया आप पीछे ना हटें, तैयारी में लग जाइए, मौका है। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा एग्रीकल्चर से 75% आसानी से बना सकता है। हमारे IMP पढ़ लीजिए, वहीं से 75% तो आपकी आसानी से बन जाएगी। और जो लोग टॉप 10 में आना चाहते हैं, मैं उनके लिए राय देना चाहूँगा,
पूरा पढ़ें, 100% पढ़ें आप लोग। आप कोई क्वेश्चन छोड़े ना, गलती से ना छोड़ें, आप लोग टॉप 10 में आ जाएंगे। एमपी की मेरिट लिस्ट में आपका नंबर आना चाहिए। खासकर एग्रीकल्चर के जितने भी छात्र हैं सबको मैं यही राय देना चाहूँगा, ठीक है। और जिनकी तैयारी नहीं है वो फोकट के चक्कर में ना पड़े, जिनकी तैयारी नहीं है वो किसी के चक्कर में ना पड़े। आईएमपी क्वेश्चन हमने एग्रोटेक स्टडी चैनल पर डाल दिए हैं, वहाँ से वो सब्सक्रिप्शन लेकर और वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।